अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक के बाद जो है ना, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू जो है वो बनते हैं, जिनमें से ये पहला एमसीक्यू आपके सामने है। टेबल वाले पास्ट पेपर के अंदर जो है ना, वो आप एमसीक्यू ऐसे ज़रूर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, इसको हम विदाउट एक्सपेरिमेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ऑर्डर के लिए वो आपको मैकेनिज्म देगा जिसमें स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या वो ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा देगा। तो बच्चों इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तीन एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं विद रेट एंड कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम रेट किसके हिसाब से निकालेंगे? रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन, ए के हिसाब से। देखिए आपने याद रखना है कि जब रेट आप ए के हिसाब से निकालेंगे ना, ए के हिसाब से, तो बी को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट। ये देखो, ये पहले दो एक्सपेरिमेंट में बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो हमें इन्हीं दो को लेके चलना है ए के लिए। अब अगर आप इसको डायरेक्टली समझ लें तो ठीक है, अगर डायरेक्टली समझ नहीं सकते तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ना जहन में रख लेना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंसंट्रेशन 2 ओवर कंसंट्रेशन 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू रेट 2 ओवर रेट 1। ये जरा गौर करें इस फार्मूले पे। मैंने आपको क्या बताया कि ए के लिए बी को कांस्टेंट रखना होगा, तो पहला और दूसरा हमें लेना पड़ेगा, रेट बी, कंसंट्रेशन बी। C2 का मतलब ये सेकंड कंसंट्रेशन है क्यों 0.40 ओवर C1 का मतलब 0.20। ऊपर क्या मालूम करना है हमें? n। रेट हमें पता चलेगी, रेट इक्वेशन पता चलेगी, इज इक्वल टू रेट 2, ये दूसरा 0.80 ओवर रेट 1 0.20। बच्चों ये दो पे जाएगा कैंसिल होके, 2 रेज टू पावर n, पॉइंट पॉइंट से गया, ये जब कैंसिल होगा ना, ये देखें ये किस पे जाएगा? 4 पे। ये अब मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूं कि बेस क्या होनी चाहिए? सेम। बेस सेम होगी तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2। बच्चों बेस जब सेम होती है ना, तो पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ए के हिसाब से क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। ए के हिसाब से क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। अब जरा निकालें रेट किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू बी कंसंट्रेशन। बी के लिए बच्चों अब मुझे बताओ जरा, बी के लिए बी के हिसाब से निकालना है तो ए के कौन से दो एक्सपेरिमेंट लेंगे हम? बी के कौन से दो एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें ये कांस्टेंट होगा? ये कांस्टेंट है, तो एक हमें ये वाला लेना है बी के लिए, एक ये वाला लेना है। इधर से ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जरा चेक करो यार, बी के हिसाब से ये दो लेने हैं बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा भाई, रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, कंसंट्रेशन 2, ये कंसंट्रेशन 2 है, कितनी है? 0.20 ओवर कंसंट्रेशन 1, ये वाली 0.10 रेज टू पावर n इज इक्वल टू रेट 2, ये 0.80 डिवाइडेड बाय 0.80। n निकालना है ना, ये 2 पे जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपको पता है 2 की पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है ना। बनाने के लिए हमने इसको ऐसा किया। बताएं जरा बच्चों, बी के हिसाब से क्या हुआ फिर? बी के हिसाब से तो ये 0 ऑर्डर है, बी के हिसाब से 0 ऑर्डर। बताएं जी फाइनल
हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 है, और बच्चों बी क्या बन रहा है, बी के हिसाब से ये क्या बन रहा है, 0। बताओ कौन सी राइट ऑप्शन होगी। तो ये समझाना जरूरी था क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, अल्फा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे एमसीक्यू पास्ट पेपर के अंदर मिलेंगे, उसका बेहतरीन हल जो है ना वो यही है। बच्चों एक एमसीक्यू मैं कल आपको लेक्चर के अंदर जो है ना वो बता चुका हूं, ये शॉर्टकट आपने याद रखना। तो ये था हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसको आप अगर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। बच्चों एक एमसीक्यू जो है ना वो हाफ लाइफ से रिलेटेड जो है ना, अक्सर हमारे पास एमसीक्यू आ जाते हैं कि वो कहते हैं 87.5% गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताएं, ये रेडियो एक्टिव डिके कौन सी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जरा कमेंट में मुझे बताना है। आपने बताया हुआ है मैंने कि कौन सा ऑर्डर हो सकता है। डिसइंटीग्रेट इन 90 मिनट, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ निकालनी है। बच्चों यहाँ ना एक शॉर्टकट हमें जरा जहन में बिठाना होगा, याद रख लेना। क्या याद करेंगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम। जो सारी चीजें खोल के आपको बताई जाएंगी, बशर्ते कि अब आप काम कर लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। राय का इजहार अपना जरूर करना है आपने। अच्छा, अब टोटल टाइम तो उसने बता दिया है क्या है, ये 90 मिनट है। बाज दफा टोटल टाइम पूछ लेता है, हाफ लाइफ दे देता है। बाज दफा वो हाफ लाइफ पूछ लेता है, टोटल टाइम दे देता है। अब यहाँ पे ना हमें ये पता चलाना होगा कि यार नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी हैं 87.5% डिसइंटीग्रेट होने में। जरा देखो ना, जब हमारे पास वो 100 था, 100 डिसइंटीग्रेट हुआ, 50 बच गया, 50 बच गया आफ्टर 1 हाफ लाइफ। 25 डिसइंटीग्रेट, 50 डिसइंटीग्रेट हुआ, 25 बच गया, 25 बच गया। कितना जा चुका है, 75% जा चुका है। बच्चों फिर 25 का आधा करो, आफ्टर 3 हाफ लाइफ 12.5, ये बच गया है लेफ्ट, ये लेफ्ट है। और डिसइंटीग्रेट कितना हो गया है, 87.5%, ये डिके है। डिके को डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं। बताओ कितनी हाफ लाइफ के बाद, 1 2 3, 3 हाफ लाइफ के बाद। इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। बताएं आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 मिनट। तो इसका मतलब हाफ लाइफ इसकी 30 मिनट हो गई। तो बच्चों राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ जाती, बीटा। ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, रेट ऑफ रिएक्शन, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू। और भी बहुत सारे हैं बच्चों, ये भी उन एमसीक्यू भी आपको जो है ना प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो 2 मेथड आ जाते हैं यार, एक केमिकल मेथड और दूसरा फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड जाहिर बात है कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। बच्चों नाम याद रखना है आपने, दैट इज टाइट्रामेट्रिक मेथड। टाइटामेट्रिक मेथड मतलब टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन बहुत सारी टाइप्स होती हैं, खास तौर पर एसिड बेस टाइट्रेशन। जो फिजिकल मेथड है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होगा, और इस फिजिकल क्वांटिटी के जरिए से जो है ना हम रेट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बच्चों फिजिकल मेथड्स बहुत सारे हैं, 1 बाय 1 इनमें देखेंगे। सबसे पहला जो फिजिकल मेथड है वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, स्पेक्ट्रोमेट्री।
स्पेक्ट्रोमेट्री। बच्चों नाम से जाहिर है ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है ये खास तौर पर उन रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है जिनमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, बच्चों याद है ना मैंने बताया था कि रेट इज नॉट ओनली दी डिसअपेरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब माइनस रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको पता है यूएचएस के 25 के एमसीक्यू है, जनरल रिएक्शन लिखा हुआ था, उसने कहा इसके लिए रेट इक्वेशन क्या बनाओगे, रिएक्टेंट्स है तो माइनस लगाएंगे, तो प्रोडक्ट्स है तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में से कोई भी, क्योंकि रेट दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं, एब्जॉर्ब्स। एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता हो किन किन को? 3 तरह की रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, या बच्चों कौन सी हमारे पास विजिबल रेडिएशन, या बच्चों तीसरी कौन सी आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐसी है जो इनमें से लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखे, तो उसके एब्जॉर्प्शन से ही जो है ना हम चेंज इन कंसंट्रेशन का आइडिया लगा लेंगे, उसके रेट का आइडिया लगा लेंगे। किस तरह से? हम देखेंगे कि जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, उसके हिसाब से हम उसको जो है वो क्या कर लेंगे। चलो बच्चों स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद जो हमारे पास सेकंड आ जाता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक मेथड। मेट्रिक मेथड बच्चों नाम से जाहिर है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इसमें यूज होती होगी रेट को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों याद रखना है, अगर आपके पास कोई आयनिक रिएक्शन है ना, तो आयनिक रिएक्शन का जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम किस फिजिकल प्रॉपर्टी को विद द पैसेज ऑफ टाइम मेजर करके निकाल सकते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ आयंस। वो आयंस आपका जो है ना रिएक्टेंट भी बना सकता है, प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो ये पर्टिकुलरली मेथड किसके लिए यूज होता है? फॉर आयनिक रिएक्शंस जिसमें आयन वगैरह बन रहे होते हैं। तो हम कंडक्टेंस से उसका क्या फाइंड करें? रेट। बच्चों जो हमारे पास थर्ड मेथड आ जाता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। बच्चों डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है ना, ये बड़े पुराने मेथड हैं बच्चों, ये सारे अब खत्म हो गए हैं, सिर्फ एफएससी बुक में ही रह गए हैं हमारे। ये खास तौर पर याद रखना है किस लिए यूज होता है? फॉर गैसेस, क्योंकि गैसेस बच्चों अपने वॉल्यूम के अंदर क्या शो कर रही होती हैं? चेंज, वॉल्यूम में चेंज शो कर रही होती हैं। तो आपने याद रखना है कि रेट हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए से जो है ना अटैच करके फाइंड कर लेना है। तो इस मेथड में रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक किसके साथ होता है? चेंज इन वॉल्यूम के साथ। पास्ट पेपर में एमसीक्यू इसी तरह से पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम से हम रेट का अंदाजा लगा रहे होते हैं? डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। बच्चों फोर्थ हमारे पास कौन सा आ जाता है? रिफ्रैक्टो मेट्रिक मेथड। बच्चों ये जो रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है, अगर हम इसकी बात करें, ये खास तौर पर लिक्विड और गैसेस के लिए यूज होता है। नाम से जाहिर है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना बच्चों, आप किस फिजिकल
क्वांटिटी के जरिए से निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए से। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिक्स की एक टर्म है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, साइन आई ओवर साइन आर रेशो आप लेते हो, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। दो मीडियम के दरमियान जब लाइट जो है ना वो पास होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए से सॉलिड या लिक्विड जो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज शुरू करते हैं, उनका रेट हम इस मेथड से क्या कर देते हैं, फाइंड कर लेते हैं। बच्चों ये जो फिफ्थ वन है हमारे पास आखिरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। बच्चों ये जो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है, ये खास तौर पर किसके लिए यूज होता है? दिस मेथड यूज्ड फॉर, ये याद रखना है कुछ बातें इसमें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस एमडी कैड का हिस्सा है। इसमें हम जाके पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाले सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास क्या हो, कायरल कार्बन। ये आपने ना सेकंड ईयर के चैप्टर 12 के अंदर ना एक कंपाउंड पढ़ा है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसके पास क्या है, कायरल कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन। ये हम जाके पढ़ेंगे वहां पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये कायरल कार्बन है। बच्चों ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो, कायरल कार्बन कहलाता है। और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। राइट साइड पे रोटेट करने वाले जो हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और लेफ्ट साइड पे रोटेट करने वाले लीवो रोटेटरी। तो बच्चों इनमें जो है ना रेट, ग्लूकोज भी इसकी एग्जांपल आ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, किसको देखते हुए बच्चों, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। किस तरह से, एक्सटेंट थीटा, ये एक्सटेंट ऑफ रोटेशन के जरिए से। तो बच्चों ऐसा मेथड जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ रोटेशन के हिसाब से जो है ना किसी कंपाउंड का रेट फाइंड कर रहे होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ये आपने जो है ना वो क्या करना है, याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में जाने से पहले जो है ना, अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी, कुलियन आर ऑफ 2 टाइप्स। वैसे तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो इलास्टिक, इन इलास्टिक, लेकिन कुलियन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पे बात हो रही है कुलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो 2 हैं। एक इनइफेक्टिव कुलियन और दूसरी क्या आ जाती है, इफेक्टिव कुलियन। बच्चों जब भी रिएक्शन जो है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है ना, तो आपने याद रखना है मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड। अगर उनकी कुलियन जो है ना इनइफेक्टिव होगी तो रिजल्ट नो प्रोडक्ट, जस्ट बाउंस बैक एंड रिमेन्स द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तो दे डेफिनेटली चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब यार इफेक्टिव कुलियन के लिए ना बच्चों 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। जब तक ये 2 कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करेंगे,
और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। पहली कंडीशन जो है कि वो आपस में अगर कोलाइड भी करते हैं ना, तो उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकें प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से। और सेकेंडली उनके पास क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। तो बच्चों यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required for effective collision। बच्चों इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको पता है 25 के अंदर सीबा सिंध वालों का जो टेस्ट था, उसमें उसने पूछा हुआ था, अजीब सा क्वेश्चन है। अभी हम बात करते हैं, बल्कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो उसमें हम देखेंगे। बच्चों अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा होता है तो वो किस मैकेनिज्म से गुजर के जो है वो जा रहा होता है, मैकेनिज्म क्या होता है उसका। सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट है A2 reacts with B2। बच्चों जब A और B के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन होगी ना, तो इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से A और A के दरमियान जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे, B और B के दरमियान जो पुराने बॉन्ड है वो भी क्या करेंगे, टूट जाएंगे। और A B के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट सी बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाम याद रखना है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। फिर ये टूटेगा और बच्चों टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी प्रोडक्ट के अंदर। अब यार कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड याद रख लेनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये किस वजह से बनता है बच्चों, फॉर्म्ड ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन। किस वजह से बनता है ये, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से। ज्यादा लेंथी हो गया काम बच्चों। कोलिजन इफेक्टिव होगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है, आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आपने याद रखना। इसलिए ये शॉर्टली लिव्ड होता है, ज्यादा देर स्टे नहीं करता है, फ्लाइट पकड़ के दुबई शिफ्ट हो जाता है। स्टे ना करने का मतलब ये है कि ये जल्दी से टूट के किसका हिस्सा बन जाता है, प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सीबा के अंदर जो है ना, एक एमसीक्यू पूछा हुआ था, जो कि पहले हमारे इल्म में नहीं, अरसा हो गया हमें भी टीचिंग करते हुए। उसने कहा था कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये किस प्रोसेस के जरिए से बनता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के जरिए से, एंडो या आइदर एक्सो एंडो। तो बच्चों ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना, जाहिर बात है उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तो ये बनेंगे ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इट फॉर्म ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ये 25 का सिंध का एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के जरिए से हमारे पास क्या करेगा, बनेगा। अच्छा, अब यार इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की टर्म को जो है ना समझने के लिए हम एक ग्राफ यूज करेंगे दो तरह के रिएक्शंस के अंदर। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ से रिलेटेड अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक ग्राफ हम देखेंगे किसके अंदर, इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस। एक ग्राफ हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, किसकी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरा ग्राफ हम किसके अंदर देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री है। एंडो एक्सो के दरमियान एक बहुत लेंथी जो है ना वो डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे भी है। ये वाली बातें वहाँ पे भी यूज़ होंगी, लेकिन अगर आप यहीं पे ही इसको कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम कुछ क्वांटिटीज लेते हैं। बच्चों हम देख लेते हैं जी, एक्स एक्सिस के ऊपर हम देख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चलें देख लें। यहां पे हम क्या देख रहे हैं यार, पोटेंशियल एनर्जी। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले लें या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे जो है ना मुझे बताएं जरा, इतना तो आपको पता ही होगा कि एक्सो में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की। ये बात तो आपको पता ही होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। बच्चों आपको पता है ये जो एक्सो है ना, इसमें रिएक्टेंट आर एट हायर पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो ये रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट किए और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। ये P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। बच्चों ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने से पहले एक इस हिल को क्रॉस करना है। इस हिल को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे। बच्चों अब आपने याद रखना है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये हमारे पास रिएक्टेंट तक का जो फासला है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो इसको कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एफ। और बच्चों अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात की जाए तो इसको कहते हैं डेल्टा एच। पढ़ते हो ना डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, ये दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा आप देखो, प्रोडक्ट अगर हमारे पास बच्चों दोबारा वही रिएक्शन में किसका हिस्सा बन जाते हैं, अगर रिएक्टेंट का, तो बताओ अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं हम बच्चों, उसको कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये बात। अब कुछ दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस ग्राफ से रिलेटेड। भरम रहना चाहिए बच्चों, व्हाइट बोर्ड छोटा है, दिल हमारा बड़ा है।
याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में बच्चों जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड है ना, इट ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। यही बात वो पूछता है, कौन सा रिएक्शन है जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड से ज्यादा होते हैं। बच्चों इसी तरह याद रखना है आपने, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये जो इतना पार्ट है ना हमारे पास, ये किन दो के बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड प्लस 3 डेल्टा एच। याद रखना, तो जो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है ना बच्चों, वो फॉरवर्ड और डेल्टा एच के सम के क्या होगी? बराबर होगी। याद रहेगी ये ना ये बात, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब याद रखना, हो सकता है आपको डेल्टा एच दे दे, फॉरवर्ड दे दे, कहे बैकवर्ड फाइंड करो, तो आप इससे बैकवर्ड फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू भी आता है। बच्चों दूसरी टाइप का है जो ग्राफ है, मुझे बताएं एंडो में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? याद रखना एंडो में रिएक्टेंट आर एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए उनको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट से किस में लेके जाने के लिए? प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट हमारे पास किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट के अंदर। ग्राफ को भी पहचान ले बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री आने वाली है। ये जो हिल है ना, दैट हिल इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको एनर्जी मिलेगी तो ये बनेगा। क्या होता है ये ऊपर मैकेनिज्म में आपको बता रहे हैं। अब बच्चों ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इस रिएक्टेंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को जाहिर करता है। और बच्चों जब हम बात करते हैं किसकी, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। ये डेल्टा एच है। और बताएं क्या हाल चाल है बच्चों? अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट के अंदर। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जरा ध्यान से हाथ पे ना लग जाए बच्चों, ये प्रोडक्ट अगर दोबारा रिएक्टेंट में जा रही है ना, ये ब्लू वाला, जरा ये ब्लू वाले का ताल्लुक जो है ना यहां से है बच्चों, इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये ठीक है। अब जरा दो तीन बातें इस ग्राफ से रिलेटेड मुझे जरा जल्दी से बता दें बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट बात एक्सोथर्मिक ग्राफ के लिए, इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है ना EAF, वो ज्यादा आपको मिलेगी किसकी निस्बत? बैकवर्ड की निस्बत। ठीक है, याद रखना। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। अब फॉरवर्ड ज्यादा है इसलिए इन दो के सम के बराबर होगी। तो बच्चों ये जो दो इक्वेशन थी ना, इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। लिहाजा आपने ये दो ग्राफ और ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड जो है याद रखनी है। ये था एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बच्चों रिएक्शन काइनेटिक्स हमारा टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सेकंड पोर्शन देखने जाएंगे, इसका फैक्टर्स कौन कौन से हैं दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
तो रिएक्टेंट की जो नेचर है ना वो भी कंट्रोल कर रही होती है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है या कोई भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, उस एलिमेंट या सब्सटेंस का जो रेट है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है। रेट डिपेंड्स अपॉन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो रेट के कंट्रोल करने का ताल्लुक जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है किसी भी एलिमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है ना अल्कली मेटल्स कहलाती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1। और जब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2। तो एक इलेक्ट्रॉन को जरा रिमूव करना ना आसान होता है, इसलिए ये जो अल्कली मेटल्स है ना ये क्या होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव। इनके मुकाबले में सेकंड ग्रुप जरा क्या है, लेस रिएक्टिव। बच्चों होता ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेज जब हम बात करते हैं ना ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। इसके बाद सेकंड फैक्टर हमारे पास कौन सा आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्टेंट्स। वो भी किसको कंट्रोल कर रही होती है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, याद रखना कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा होंगे, उनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल जो है ना बच्चों, शॉर्ट सी एक एग्जांपल बुक के अंदर लिखी हुई है। कहते हैं जैसे हम कंबस्चन का प्रोसेस करवाते हैं, कंबस्चन जो है ना वो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बच्चों जब हम ये कंबस्चन जो है ना वो एयर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एयर में आपको पता है जस्ट 21% ऑक्सीजन होती है। और यही काम अगर आप किस में करवाओगे, प्योर ऑक्सीजन में, O2 प्योर ऑक्सीजन, तो एयर में 21% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो कम है, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, स्लो रेट। लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट रेट रिएक्शन। तो ये सेकंड फैक्टर, इस तरह की और एग्जांपल भी आ जाएंगे। गैसेस की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा। बच्चों इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी जो है ना रेट को कंट्रोल करने में अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। बच्चों आपने याद रखना है सरफेस एरिया, जहरी बात है आप जितना ज्यादा करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम जो है ना उसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोल्ड NaOH के साथ। लेकिन एल्यूमिनियम किस फॉर्म में लिया हमने, फॉयल की फॉर्म में। फॉयल कम है ना सरफेस एरिया,
तो स्लो रेट होगा। लेकिन बच्चों अगर हम इसी एल्यूमिनियम को किस फॉर्म में यूज करें, पाउडर्ड, मतलब पहले ही हमने उसके जो है ना पीसेस को अलहदा कर दिए, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया। अब बेशक आप NaOH कोल्ड स्टेट में लो, हॉट स्टेट के अंदर लो, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो है ना बच्चों रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट। ये बड़ा फास्टली रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह सरफेस एरिया भी जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के अंदर बच्चों अपना क्या प्ले कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद लाइट, फैक्टर्स के नाम याद रखते जाइएगा बच्चों। इफेक्ट ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। बच्चों ये देखो, इसकी एग्जांपल बुक में दी हुई है। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बात हो चुकी है पहले लेक्चर के अंदर कि जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन डार्कनेस के अंदर करवाया तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन जब हमने इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन किसके अंदर करवाया, डिफ्यूज्ड लाइट। बच्चों डिफ्यूज्ड लाइट वो विंडोज वगैरह से जो है ना आने वाली जो लाइट होती है ना उसको डिफ्यूज या डे लाइट कहते हैं। रिएक्शन हुआ लेकिन स्लो। लेकिन जैसे ही हमने जो है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक्सपोज किया किसके अंदर, सनलाइट के अंदर, बच्चों एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन हुआ। किसकी फॉर्मेशन हुई, HCl की। तो ये फास्ट रिएक्शन इस वजह से हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि लाइट किसके ऊपर मुश्तमिल थे, फोटॉन्स के ऊपर। और फोटॉन्स के पास क्या होती है, एनर्जी। वो रिएक्टेंट को मिल गई तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो गया, फास्ट हो गया। बच्चों टेम्परेचर लास्ट फैक्टर है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन भी क्या कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इफेक्टिव कुलियन बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन बढ़ेंगी, तो बच्चों अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ यहां डिस्कस किया जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री या बच्चों 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री या 10 केल्विन, बच्चों याद रखना डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, डबल्स रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक, क्या मतलब इस चीज का, ये जरा मुझे बताएं। एक MCQ में यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, चले मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि बच्चों सपोज हम टेम्परेचर को ना 30 केल्विन से ना बढ़ा के क्या कर दिया है, 60 केल्विन। बताना है आपने हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस। हर 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल होगा। 30 से 40 डबल, 40 से 50 डबल, डबल का डबल 4, 50 से 60 डबल का डबल 8। इसका मतलब ये है कि जब आप 30 से 60 करते हो तो रेट इंक्रीजेस, रेट बढ़ जाएगा कितना, 8 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने याद रखनी।
ऐसा एमसीक्यू जो है ना वो अक्सर पूछा जाता है। अब बच्चों द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करने वाली आर्हेनियस इक्वेशन। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, जे तू छड़ के जाना ही सजना ते जांदियां पंप भी बंद कर जाए। बच्चों ये था आर्हेनियस इक्वेशन, और इससे पहले जो था समझ लग गई है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री समझ लगनी चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन जो है ना बच्चों ये इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? बच्चों इसमें हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। किसके ऊपर? ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्हेनियस इक्वेशन किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज टू मेजर एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जाती है ना, वो हम किससे निकाल सकते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन से। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा अंकल आर्हेनियस क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं, इनकी एक इक्वेशन है बड़ी अजीब सी, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। बच्चों ये एक बड़ी अजीब सी इक्वेशन इन्होंने दी है, पता नहीं क्यों दी है, बस वो देना चाह रहे थे तो उन्होंने दे दी है। बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, पहली बात तो ये याद रखना है, ये ना बच्चों हमारे पास से क्या आ जाती है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। इससे ग्राफ ड्रा करके अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालना भी चाहेंगे ना तो निकाल नहीं सकते, अभी इसको हमें क्या बनाना है? लीनियर। अच्छा यार ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना बच्चों, इसमें आपने याद रखना है K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। A क्या होता है? आर्हेनियस कांस्टेंट। बच्चों EA क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। स्मॉल e क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ये लॉग शॉग की मैथ के अंदर प्रॉपर्टी है बच्चों की। अच्छा एक बात बताएं, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कुलियन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करता है? रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, बेस ऑफ नेचुरल लॉग या एक्टिवेशन एनर्जी? ये आपने कमेंट के अंदर इसके बारे में जरूर बताना है बच्चों। ये तो है नॉन लीनियर फॉर्म। अच्छा इसमें ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हमें बता रहा है यार, पहले ये बता रहा है, याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी ना तो उस रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और दूसरी बात वो हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा, इसको इक्वेशन को अगर सीधा करके देखा जाए ना, रेट भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ क्या करेगा, इफेक्टिव कुलियन को इतना बढ़ा देगा कि जितनी भी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल्स के पास आ जाएगी और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली जाएगी। टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज नहीं करता। एक फैक्टर है जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, बताओ जरा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उसके पाथ को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो रिएक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले होते हैं उनका रेट फास्ट होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं लेना
कि हमारे पास टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का शायद कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। बच्चों अब हम किसको मेजर करेंगे? देखें ये तो इक्वेशन जो है ना हमारे पास नॉन लीनियर है, हम इसको पहले क्या बनाएंगे? लीनियर। ताकि हम किसको बना सकें? ग्राफ को। ग्राफ से हम क्या बना सकें? मेजर कर सकें एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों ये याद रखना है, log ऑफ के इज इक्वल टू -EA/2.303 और इंटू टी प्लस log ऑफ ए। बच्चों ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन से अब हम किसको ड्रा कर सकते हैं? ग्राफ को। किस लिए? टू मेजर एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करेंगे हम? मेजर दी एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली। बच्चों पास्ट पेपर में एमसीक्यू इस ग्राफ से रिलेटेड आया हुआ है। ये जो 1/t है ना, आपने एक बच्चे जो मैथ वाले ना पढ़ते हैं लीनियर जो है ना, वो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक्स एक्सिस पे बच्चों 1/t लेंगे हम, पास्ट पेपर में एमसीक्यू पूछा हुआ है। वाई एक्सिस पे log k लेंगे किसी भी रिएक्शन का, ग्राफ ड्रा करेंगे, उसकी स्लोप लेंगे m स्लोप। उस स्लोप से हम क्या निकालेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हम किसको ड्रा करते हैं बच्चों? ग्राफ को। और ग्राफ से हम किसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी को। ग्राफ किसके दरमियान होगा ये मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों इस ग्राफ के अंदर अलोंग y एक्सिस हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? log ऑफ k को। ये अलोंग y एक्सिस। और बच्चों 1/t ये हम देख रहे हैं अलोंग x एक्सिस। ठीक है, टेम्परेचर हम चेंज करते जा रहे हैं, रेट कांस्टेंट निकालते जा रहे हैं, फिर इन्वर्स कर लेंगे टेम्परेचर का, log ले लेंगे, k का 10-15 वैल्यूज ले लेंगे, उस रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। बच्चों ग्राफ जो हमारे पास आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा। ग्राफ भी पास्ट पेपर में पूछा होगा। अब यार इस ग्राफ की जब हम बात करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है। इसकी हम क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप से ही हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। बच्चों ये एंगल हम मेजर करेंगे, इसको कहते हैं टेन थीटा। और ये टेन थीटा हमारे पास जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। ये जो मैथ वाले बच्चे हैं ना ये जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन जो है वो माइनस में आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लोप है ना ये हमारे पास किस में आएगी? माइनस के अंदर। स्लोप से हम क्या निकाल लेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारी स्लोप है। क्या बताया था मैंने? m स्टैंड फॉर स्लोप। किसके बराबर है बच्चों? याद रखना है EA/2.303 इंटू r। ये स्लोप हमने कहां से निकाली है? ग्राफ से, टेन थीटा से, जो माइनस में आएगी। फिर बता रहा हूं माइनस में, इसको रीअरेंज करो बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस है, एक स्लोप का माइनस होगा, वो भी माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई बाय 2.303 इंटू r। बच्चों ये सारी वैल्यूज स्लोप की ग्राफ से आ जाएगी, माइनस के अंदर, बाहर माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें उसकी क्या पता चल जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी।
पास्ट पेपर का एक और एमसीक्यू है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लोप? बच्चों स्लोप का यूनिट हमारे पास क्या होता है? ये यहां से निकलेगा स्लोप का यूनिट, ये यहां से है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो हम लेते हैं जूल पर मोल में, डिवाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में, आर पीछे पढ़ चुके हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इससे कैंसिल, पर केल्विन इधर आके क्या बन जाएगा? केल्विन। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लोप? पास्ट पेपर का एमसीक्यू है केल्विन। तो इस तरह बच्चों आरएनएस इक्वेशन यूज करते हुए हम किसको फाइंड कर सकते हैं? स्लोप को। स्लोप से हम किसको निकाल लेते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को। ये था हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। लिहाजा बच्चों ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचानी है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की। अल्लाह हाफिज।